हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का सेट नंबर 2। और इससे पहले एक सेट का डिस्कशन ऑलरेडी करके अपलोड कर दिया गया है चैनल पे। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कुछ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आज हम लोग सेट नंबर 2 करेंगे। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली सेट का डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लिपि का प्रयोग करते थे वो किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों चित्र लिपि का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लिपि का प्रयोग करते थे वो चित्र लिपि का प्रयोग करते थे, ठीक है। चित्र लिपि जो है दोस्तों वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। इसका खोज सबसे पुराना है दोस्तों ये, और सर्वाधिक पुराना इसको 1853 ईस्वी में इसको खोजा गया था, ठीक है। वहीं अगर बात करें ब्राह्मी लिपि और आरामाइक लिपि की, तो ये दोनों जो है दोस्तों अशोक के शासन काल में प्रचलित थी, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, ब्राह्मी लिपि और आरामाइक लिपि जो है वो अशोक के शासन काल में प्रचलित थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी चित्र लिपि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। तो दोस्तों असत कथन को पहचान करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर। इस काल में जंगली भूमि को खिल कहा जाता था। ये गलत है दोस्तों। जंगली भूमि को जो बोला जाता था वो बोला जाता था अप्रहत। इस काल में, गुप्त काल में दोस्तों जंगली भूमि को जो बोला जाता था वो क्या बोला जाता था? तो अप्रहत बोला जाता था, ठीक है। और खिल जो बोला जाता था दोस्तों वो बोला जाता था वैसी भूमि जो जोतने योग्य हो उसको खिल बोला जाता था। बाकी सभी कथन सही है। गुप्तकालीन शासक में देवत्व का सिद्धांत प्रचलित था, सही है। गुप्त काल में पुरपाल नामक मुख्य अधिकारी होता था, यह भी सही है। गुप्त काल में प्रांतों की अवनी कहा जाता था, तो गुप्त काल में प्रांत को अवनी कहा जाता है, यह भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो तमिल ग्रंथ जीवक चिंतामणि के जो रचनाकार है दोस्तों वो हो जाएंगे तुरुत्कदेवर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था? तो सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में जो प्रसिद्ध था दोस्तों वो हो जाएगा आपको देवल। देवल जो है सल्तनत काल में बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। वहीं पे दोस्तों सोनारगांव और अहिलवाड़ जो था दोस्तों वे व्यापारिक केंद्र थे। भरूच भी व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, शेख अहमद सरहिंदी निम्न में से किसके समकालीन थे? तो शेख अहमद सरहिंदी जो थे वो समकालीन थे। और किसके समकालीन थे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर। अकबर के समकालीन थे शेख अहमद सरहिंदी, ठीक है। और उन्होंने नक्शबंदी सिलसिला का प्रचार किया था। तो इसको भी याद रखना है कि शेख अहमद सरहिंदी ने किस सिलसिला का प्रचार किया था? तो नक्शबंदी सिलसिला का प्रचार किया था। अगला क्वेश्चन है, सूची दिया गया है और उसको मिलाना है। देखिए बलवन, बलवन जो है, बलवन का जो संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? तो चिहलगानी, तुर्क के चिहलगानी जो नोबल फोर्टिस बनाया गया था इल्तुतमिश का, उसका अंत किसके द्वारा किया गया था? तो बलवन के द्वारा। वहीं अकबर की बात करें तो अकबर दास प्रथा का अंत किया था अकबर के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक रोजगार के दफ्तर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक। और अलाउद्दीन खिलजी मूल नियंत्रण किए थे, ठीक है। बाजार व्यवस्था या मूल नियंत्रण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जिले में पुलिस थाना की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले जिले में पुलिस थाना की स्थापना जो किया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त भी लागू किया गया था, यह भी पूछा जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों जैन धर्म अपना लिया था, कौन सा था शासक वो? तो जीवन के अंत में जो जैन धर्म अपना लिया था वो हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म अपना लिया था। और इसके जो गुरु थे दोस्तों वो भद्रबाहु थे, इससे ही जैन धर्म का दीक्षा लिया था। और सरवन बगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है वहाँ पे संलेखन विधि से इसकी मृत्यु हुई थी। और कब? तो 298 ईसा वर्ष पूर्व में, ठीक है।
तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसकी मृत्यु 298 ईसा वर्ष पूर्व में। पूछता है किस विधि से हुआ था, तो संलेखना विधि से हुआ था। अगला क्वेश्चन है भील विद्रोह भारत के किस क्षेत्र में हुआ था, तो भील विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वो पश्चिमी घाट में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो पश्चिमी घाट में हुआ था भील विद्रोह। और कब हुआ था, तो 1812 से 1819 के बीच हुआ था। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व किया था भील विद्रोह का, वो किसके द्वारा किया था, तो वो सेवरम के द्वारा किया गया था। सेवरम के द्वारा इसका क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संबंध में असत कथन की पहचान करना है। तो इसमें से कौन सा कथन असत है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर। इस विद्रोह के बाद वायसराय के पद को गवर्नर जनरल के पद में परिवर्तित कर दिया गया था। ये तो क्वेश्चन गलत है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। विद्रोह का जो आरंभ 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। और कहां से, तो मेरठ से। इस विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण डलहौजी की हड़प नीति थी, ये भी सही है। इसकी असफलता का प्रमुख कारण राष्ट्रीय भावना का अभाव था, बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो गलत है ऑप्शन, वो हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने कहां पर धर्म संवाद संसद में भाग लिया था, तो 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने धर्म संवाद संसद में भाग लिया था। कहां पे, तो शिकागो में लिया था। कहां पे लिया था दोस्तों, तो शिकागो में लिया था। बी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस लोकप्रिय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के लक्ष्य से किया गया था, तो दोस्तों ये पत्रिका था, समाचार पत्र था दोस्तों सोम प्रकाश। ठीक है, सोम प्रकाश। और कब लागू किया गया था, लिटन के द्वारा 1878 ईस्वी में। अगर पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मतलब कि समाप्त कौन किया था, तो ये रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था, तो 1882 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी दल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं पास करवाया गया था, तो दोस्तों इसमें स्वराज की प्राप्ति का पास करवा लिया गया था। स्वदेशी को प्रोत्साहन ये भी पास करवा लिया गया था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार ये भी पास करवा लिया गया था, लेकिन राष्ट्रभाषा को प्रोत्साहन में पास करवाने में असफल हो गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्या क्या पास किया गया था, 1907 में हुआ था दोस्तों सूरत अधिवेशन। किसका अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। इसमें स्वराज की प्राप्ति, स्वदेशी को प्रोत्साहन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ये सभी मांग जो है उग्रवाद के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था, पास करवा लिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय भाषा को प्रोत्साहन को पास नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस रेडियो एक्टिव श्रेणी के रूप में आता है, तो दोस्तों रेडॉन जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव गैस है, और जो कि अक्रिय गैस भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस जहाज के कर्मचारी ने 1946 ईस्वी में शाही नौसेना के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो वो कौन सा जहाज था जिसके कर्मचारी ने 1946 में शाही नौसेना के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो हो जाएगा दोस्तों एनएस तलवार। ठीक है, एनएस तलवार। और ये कब किया गया था, तो 19 फरवरी 1946 को एनएस तलवार जहाज के कर्मचारी ने खराब होने के कारण शाही नौसेना ने विरोध कर दिया था, और इस विद्रोह को दबा दिया गया था। सरदार पटेल के दबाव में आकर ये लोग अपना समर्पण कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रतिदिन। ठीक, प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चूने के पानी का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों CaOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं इसको, और बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। वहीं पे CaO जो है इसको क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। CaCO3 आप लोग जानती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस आयोग द्वारा किया जाता है, तो संसदीय चुनाव क्षेत्र का जो निर्धारण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है प्रसीमन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, प्रसीमन आयोग के द्वारा क्या किया जाता है, संसदीय चुनाव क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड डाटा बुक के अनुसार भारत का कौन सी पक्षी संकटग्रस्त है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीर फिजेंट जो है दोस्तों भारत का पक्षी है जो कि संकटग्रस्त स्थिति में है, और इसका संकलन कहाँ किया जाता है, तो रेड डाटा बुक में किया जाता है आंकड़ों का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक कौन है, तो सबसे ज्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक जो हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा
सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक वायु प्रदूषक है। इसका फॉर्मूला होता है SO2, ठीक है। बाकी मोनोऑक्साइड भी काफ़ी जहरीला होता है। अगला क्वेश्चन है, कार में बैठा यात्री कार के अचानक चलते रहने पर पीछे की ओर गिर जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम, जो कि जड़त्व के नियम को बताता है। इसके अनुसार ये बोला जाता है कि जो स्थिर वस्तु है वो स्थिर रहना चाहेगा और गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अगला क्वेश्चन है, सौर सेलों के निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सौर सेल के निर्माण में जो प्रयोग किया जाता है वो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी होना चाहिए? कम से कम तो होना चाहिए दोस्तों 17 मीटर। 17 मीटर का दूरी होना चाहिए श्रोता और परावर्तक के बीच। किसके लिए? प्रतिध्वनि, मतलब इको जो सुनाई देता है, इको साउंड, उसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के तंतु का गलनांक लगभग कितना होता है? तो विद्युत बल्ब के जो तंतु होते हैं, जो फिलामेंट होते हैं, उसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों उसका जो गलनांक होता है वो होता है 35,000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 35,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और आप लोग जानते हैं इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन धातु का बना होता है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछता है। अगला क्वेश्चन, राशि दिया गया है और उसका मात्रक और इसको मिलान करना है, ठीक है। तो बल का मात्रक आप लोग को पता होगा न्यूटन होता है। वेग का जो मात्रक होता है, वेग क्या होता है? वेलोसिटी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। संवेग का जो मात्रक होगा वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। संवेग का फॉर्मूला होता है P=mv, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का हो जाएगा kg और वेलोसिटी का आपको पता ही है मीटर प्रति सेकेंड। घनत्व का, डेंसिटी का क्या हो जाएगा? किलोग्राम घन सेंटीग्रेड। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी = मास बाय वॉल्यूम। तो मास का हो जाएगा क्या? kg, और वॉल्यूम नीचे में है तो वॉल्यूम का हो जाएगा घन क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। तो उसी को घन मीटर बोल सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको मिला लीजिएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा? 25 का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों A नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गन्ने के शक्कर से सिरका बनाने में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों माइकोडी एसीटी जो एक उत्प्रेरक है, वो गन्ने के शक्कर से सिरका बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है। धातु दिया हुआ है और उसका एक्स बताना है। तो मैग्नीशियम जो धातु है उसका जो एक्स हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डोलामाइट। मैग्नीशियम का एक्स कौन है? तो डोलामाइट है। वहीं तांबा का जो एक्स हो जाएगा दोस्तों एजूराइट हो जाएगा। टीन का जो हो जाएगा कैसीटेराइड हो जाएगा। और जस्ता का जो हो जाएगा केलामाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो A नंबर हो जाएगा, 4, 2, 1, 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट। इसका फॉर्मूला CuSO4 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल की कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कठोर जल की कठोरता को दूर करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो प्रयोग किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को। किसको प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है कठोर जल की कठोरता को दूर करने के लिए। इसलिए सोडियम कार्बोनेट को दोस्तों धोने वाला सोडा भी कहा जाता है, ठीक है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? तो खाने वाला सोडा, और सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे का लेंस बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो धूप के चश्मे का लेंस बनाने में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है क्रुक्स कांच का। किसका? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? तो कोशिका में प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो कहाँ संपन्न होता है दोस्तों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग जानते हैं, इसको कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के पाश्चुराइजेशन हेतु कितने तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो इसको जो गर्म किया जाता है 30 मिनट तक दूध के पाश्चुराइजेशन के लिए कितने डिग्री टेम्परेचर पे किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस। 65 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। दूसरा एक और विधि है दूध को पाश्चराइजेशन के लिए, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। इसमें 70 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है 15 सेकेंड तक।
इसको बोलेंगे क्या, तो शॉर्ट टाइम हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। और इसको जो 30 मिनट तक बोलते हैं, गर्म करते हैं 65 डिग्री पे, इसको जो बोलते हैं लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। ठीक है, तो दोनों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधे को प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो पौधे को प्रकाश संश्लेषण के दौरान आवश्यकता जो नहीं होती है, नहीं पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो आप लोग ध्यान देना है, क्वेश्चन में नहीं लगा है तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है। तो कीट भक्षी पौधा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बटर वर्ड। बटर वर्ड जो है दोस्तों वो कीट भक्षी पौधा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फल दिया हुआ है और उसके खाने योग भाग दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो आम का जो खाने योग भाग होता है दोस्तों वो मध्य फल भित्ति होता है। वहीं बात करें अगर सेब का, तो सेब का जो होता है गुद्देदार पुष्पासन होता है। टमाटर की बात करें तो टमाटर का बेरी होता है। और लीची का जो होता है गुद्देदार एरिल होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए सी नंबर हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्वाटर नामक बीमारी मनुष्य में निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है। तो ग्वाटर दोस्तों कुछ और नहीं है, घेघा नामक बीमारी जो होता है वही है ग्वाटर, उसी को ग्वाटर बोलते हैं। और ये आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है, आयोडीन की कमी से। इससे थायराइड ग्रंथि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, उल्टी का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो उल्टी का जो नियंत्रण है मस्तिष्क का कौन सा भाग करेगा दोस्तों, तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा किया जाता है। ऑब्लंगेटा के द्वारा किया जाता है, नाम थोड़ा अजीब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मानव रक्त के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, प्लाज्मा रक्त जीवित तरल भाग होता है। प्लाज्मा जो होता है दोस्तों न तो तरल होता है न तो ठोस होता है, ये एक बीच का भाग होता है, इसलिए इसको ये तरल भाग नहीं होगा, इसलिए ये सही गलत हो जाएगा। बाकी यह रक्त जो है एक तरल संयोजी ऊतक है, सही है। फाइब्रिनोजन जो है रहित प्लाज्मा सेरम कहलाता है, ये भी सही है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं का वीर्य का भंडारण करने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो पशुओं के वीर्य का भंडारण के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, तो तरल नाइट्रोजन का किया जाता है प्रयोग। ठीक है, द्रवित नाइट्रोजन या तरल नाइट्रोजन ऑप्शन में रहेगा, तो इसको आपको सही करके आना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है। तो मत्स्य पालन और समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान जो है दोस्तों वो कोची में है। कहाँ पे है, तो कोची में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैल समूह की चट्टानें खनिज पदार्थ की दृष्टि से उत्तम मानी जाती है। तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से सबसे उत्तम जो मानी जाती है वो कौन सी चट्टानें हो जाएगी, तो दोस्तों हो जाएगी धारवाड़ शैल की चट्टानें। ठीक है, धारवाड़ शैल की चट्टानें, और ये चट्टानें कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड, मेघालय और राजस्थान में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ पर्वत शिखर हिमालय के किस भाग में स्थित है। तो केदारनाथ पर्वत शिखर जो है दोस्तों वो हिमालय के किस भाग में है, तो कुमाऊं हिमालय में स्थित है। ये कहाँ है दोस्तों, कुमाऊं हिमालय में स्थित है। कुमाऊं हिमालय में ही स्थित है दोस्तों कोमेट, जो कि पर्वत चोटी है। त्रिशूल, बद्रीनाथ, गंगोत्री, ये सभी दोस्तों कुमाऊं हिमालय का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, नदी दिया हुआ है और उसको उसके जो सहायक नदी है उससे मिलान करना है। ठीक है, तो इसको मिलान करते हैं। चलिए, पहला दिया हुआ है चंबल। चंबल की जो सहायक नदी है दोस्तों वो हो जाएगी काली सिंध। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। यमुना की जो सहायक नदी है वो हो जाएगा सिंध। ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है दोस्तों सिंकोस। और तापी का सहायक नदी है अन्नेर। ठीक है, तो इस तरह के तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है दोस्तों वो होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी होती है जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है, इसका विस्तार जो सबसे ज़्यादा है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मोस्टली पाया जाता है। ठीक है, अगला है कोयाली तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है। तो कोयाली तेल शोधक कारखाना जो है दोस्तों वो गुजरात में है। किस राज्य में है दोस्तों, तो गुजरात में है। ठीक है, असम में दिग्बोई तेल शोधक कारखाना है, ये भी पूछा जाता है, इसको भी याद रखना है।
कर्नाटक में मंगलोर तेल शोधक कारखाना है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक 10 की एज जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र को घटने क्रम में लिखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। सबसे ज्यादा हो जाएगा मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर बिहार, फिर जम्मू कश्मीर। ये 10 की ये वृद्धि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बारगी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों बारगी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो किस राज्य में है? तो वो जो हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में है। बारगी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें दोस्तों सभी सुमेलित है। गोबी जो है एशिया में है, कालाहारी अफ्रीका में है, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, सभी सुमेलित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत कथन की पहचान करना है। तो असत कथन कौन सा है उसका पहचान करना है। तो इसमें डी जो है वो असत है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन मलेशिया में होता है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक जो रबर का उत्पादन करता है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो वो थाईलैंड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है पोर्ट ब्लेयर? तो साउथ अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर करता है? तो संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति जो है वो विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसके सलाह पे करता है? तो मंत्री परिषद के सलाह से करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई थी? तो दोस्तों कौन स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में नहीं दी गई थी, इसको बाद में ऐड किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अवसर की समानता ये नहीं दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े गलत है? कौन जोड़े गलत है इसको बताना है दोस्तों। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? समवर्ती सूची, बिल्कुल सही है। कनाडा से जो लिया गया था दोस्तों वो संसदीय शासन नहीं लिया गया था। इसका आंसर यही हो जाएगा, यही गलत है। संसदीय शासन जो लिया गया था वो ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया था। आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया था। तो ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुसूची दिया हुआ है उसमें प्रावधान की बात कर रहा है। तो दूसरे अनुसूची में क्या है? तो वेतन, पेंशन और भत्ता है। तो ए का हो जाएगा तीसरा नंबर। तृतीय अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तीसरे अनुसूची में जो दिया गया है दोस्तों शपथ ग्रहण दिया गया है। छठे अनुसूची में दोस्तों जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। और 8वीं अनुसूची में भाषा का प्रावधान किया गया है। और टोटल कितना भाषा है अभी? तो 22 भाषा जिसको संविधान में प्रावधान किया गया है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, टोटल 22 हो जाएगा, सॉरी। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो बिहार जो आता है दोस्तों वो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। इसमें दोस्तों बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाला है वो सभी इसी में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों अब तक टोटल 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था 1954 में। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम, बीवी गिरी और प्रणब मुखर्जी। टोटल 6 ऐसे राष्ट्रपति है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो नहीं रखा गया है वो किसको नहीं रखा गया है? तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि को नहीं रखा गया है। बाकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में है इसको रखा गया है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी रखा गया है, समानता का अधिकार भी रखा गया है, ठीक है। लोक कल्याण की अभिवृद्धि जो है दोस्तों इसको
आर्टिकल 38 में रखा गया है। और ये किस में है, तो इसको रखा गया है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है। तो किसका वेतन और भत्ता है जो भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है दोस्तों, या भारित नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल का वेतन और भत्ता संचित निधि से नहीं दिया जाता है। बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, इन सभी का जो वेतन और भत्ता है भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं है। तो उपराज्यपाल का जो पद होता है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में होता है। मेनली उपराज्यपाल बोला जाता है वहाँ पे। राज्यपाल जो होता है वो राज्य में होता है और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है। तो इसमें से दोस्तों लक्षद्वीप में जो है दोस्तों उपराज्यपाल नहीं है, ठीक है। लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली में उपराज्यपाल का पद नहीं होता है। वहाँ का जो प्रशासक होता वहाँ पर प्रशासक कार्यभार संभालते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, दमन और दीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उपराज्यपाल होते हैं, ठीक है। अगला है, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन करता है। तो संसद सदस्य की अयोग्यता के संबंधित विवाद का जो अंतिम विनिश्चय करता है वो कौन करता है, तो वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है। तो कौन असत्य है ये पहचानता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सरकार निलंबित हो जाएगी, ये दोस्तों गलत है, निलंबित नहीं होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अंतिम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया जाता है, ये भी सही है और ये अभी तक नहीं लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार की सुरक्षा का जो रक्षा किया जाता है वो किस आर्टिकल के द्वारा, तो आर्टिकल 32 के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था। तो स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का जो शुभ आरंभ हुआ था 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और 2 अक्टूबर के दिन किया गया था, इसको भी याद रखना है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो दल बदल को जो प्रतिबंधित कर दिया गया था दोस्तों वो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब आया था, तो 1985 ईस्वी में आया था 52वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा दल बदल संबंधी प्रतिबंधित कर दिया गया था, ठीक है। इसको संविधान के 10वीं अनुसूची में रखा गया है, इसको भी याद रखना है। मुद्रा पूर्ति की किस अवधारणा को संकुचित मुद्रा कहा जाता है। तो मुद्रा पूर्ति की M1 जो होता है उसको क्या बोला जाता है, अवधारणा को संकुचित अवधारणा माना जाता है। M1 में क्या होता है, जनता के पास जो चालान मुद्रा होता है, बैंकों का मांग दे, इसको रखा जाता है, ठीक है। अगला है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP की सिफारिश निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा की जाती है। तो MSP का जो सिफारिश किया जाता है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात 1947 में किसकी अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो आर्थिक नियोजन समिति का गठन 1947 में किया गया था और किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो विनिवेश कमीशन के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जीवी रामकृष्ण। जीवी रामकृष्ण जो थे वो विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष थे। 1996 ईस्वी में विनिवेश के मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव और विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। कब किया गया था इसका गठन, तो 1996 ईस्वी में, ठीक है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जिस बजट में सरकार की कुल आय और कुल व्यय बराबर होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है, देखिए कुल आय और कुल व्यय दोनों बराबर हो जाएगा तो संतुलित हो जाएगा, तो इसको क्या बोला जाएगा, संतुलित बजट कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो कनाडा जो है दोस्तों हाल ही में दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। तो ये जो बनी है दोस्तों माधवपुरी जो है विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख बनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा
माई पार्किंग ऐप को जारी किया गया है? तो माई पार्किंग ऐप को जो जारी किया गया है दोस्तों, वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। सब करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा करंट जरूर देख के जाएंगे, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। देखिए सेट में दिया जा रहा है इंटीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में तथा भारत में क्रमशः वनावरण का प्रतिशत बताना है। तो बिहार में और भारत में, तो बिहार में कितना हो जाएगा दोस्तों? तो बिहार में 7.84% और भारत में 21.71%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2022-23 को मुख्यतः कितने मुख्य सूत्रों में विभाजित कर पेश किया गया है? तो इसको छह मुख्य सूत्रों में विभाजित कर पेश किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो जीता है एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 इसका जो खिताब जीता गया है वो एशले बार्टी के द्वारा जीता गया है। ठीक है। किसको हराकर? तो डेनियल कोलिंस को हराकर। ठीक है। वहीं पुरुष एकल में बात करें तो पुरुष एकल में जो जीता है वो राफेल नडाल जीता है डेनियल मेदवेदेव को हराकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है दोस्तों? वो वियना में है। वियना में क्या है? ओपेक का मुख्यालय है। वियना जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और ओपेक का जो स्थापना हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था, तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, CITES किससे संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो ये जो है दोस्तों लुप्त प्राय पौधे और जानवरों का संरक्षण से संबंधित संस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वाकर कप जो है दोस्तों वो संबंधित है गोल्फ से। वाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। गोल्फ से दोस्तों वाकर कप, सर्किट कप, इनहिल कप ये सभी सम्मिलित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? तो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शनि। शनि जो है सबसे कम घनत्व वाला क्या है? ग्रह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का दिया हुआ है दोस्तों, और यहाँ पे क्या दे रहा है कि प्लस का अर्थ जो है वो गुना है। तो इसको आप लोग बनाने से सबसे पहले लिख लीजिए, प्लस का अर्थ क्या है? तो गुना है। इस तरीके से लिख लेंगे तो अच्छा होगा। माइनस का जो वो हो जाएगा क्या है? तो वो भागा है। और गुना का क्या हो जाएगा? प्लस है। और भागा का क्या हो जाएगा? तो भागा के जगह पे हमको यूज करना है माइनस। ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए क्या दिया है, 208। माइनस के जगह हमको क्या पुट करना है? तो भागा पुट करना है। तो 200 भागा 4। प्लस के जगह क्या पुट करना है? तो गुना, तो गुना 3। और भागा के जगह क्या पुट करना है? तो माइनस कितना हो जाएगा? 23। और गुना के जगह क्या पुट करना है? तो प्लस पुट करना है, तो प्लस 57। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों? तो 190 आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है। 208 में 4 से भाग दे के 3 से गुना करना है और उसके बाद प्लस माइनस कर देना है। आपको जो है 190 आ जाएगा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, a बराबर 26 और TEA बराबर दिया हुआ है 55। तो SPATTER का मतलब पूछ रहा है। देखिए a जो है 26, तो a का जो उल्टा होता है कौन होता है? z होता है। और z को क्या लिखते हैं? 26। तो यही दिया हुआ है 26। TEA में दोस्तों TEA का t का जो उल्टा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। ठीक है। e का उल्टा जो हो जाएगा वो v हो जाएगा। और a का जो उल्टा शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। तो इसको जो इसके जो g जो आता है वो कितने नंबर पे? 7 नंबर पे आता है। वहीं v आता है 22 नंबर पे, z आता है 26 नंबर को। और टोटल को जब याद करेंगे तो 26, 22 और 7 ये कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो इसी तरीके से SPATTER एस्पेटर को क्या करना है? इसके उल्टे शब्द को लिखना है। ठीक है। तो SPATTER। ठीक है। ये दिया हुआ है। तो S का जो विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। P का क्या हो जाएगा? तो K हो जाएगा। A का क्या हो जाता है? Z हो जाता है। T का क्या हो जाएगा? G हो जाएगा। फिर T है तो G हो जाएगा। E का क्या हो जाता है? V हो जाएगा। और R का क्या हो जाएगा? तो I हो जाएगा। अब इस सब का नंबर लिख दीजिए। H कितने नंबर पे आता है? तो 8 पे आता है। H कितने पे आता है? तो 11। Z कितने पे? तो 26। ये G 7 पे, ये भी 7 पे। V कितने पे? तो 22 पे। और I कितने पे आता है? तो 9 पे। और टोटल को जब ऐड कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 90। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मोहन अपने घर से पूरब की ओर चलता है। ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करके आप लोग को बता देते हैं। ये वाला क्लियर हो गया। आप लोग इसको खुद से सॉल्व करेंगे
और नहीं होगा तो आप सोल्यूशन देखेंगे। तो अब मोहन, मान लीजिए मोहन अपने घर, तो मोहन यहाँ पे, इसका मोहन का घर है, यहाँ से पूरब की ओर 15 मीटर चलती है, तो पूरब की ओर चलेगा कितना, 15 मीटर, ठीक है। पूरब की ओर 15 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बाएं मुड़ेगा तो इधर दाएं हो तो ऊपर की तरफ मुड़ेगा, और कितना चलेगा, तो 20 मीटर चलेगा, ठीक है। यहाँ 20 मीटर चलता है, यहाँ ये 15 मीटर है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करता है, बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ता है, तो पश्चिम इधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा, तो 15 मीटर। तो फिर कहाँ, यहीं आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद कितना चलता है, तो 10 मीटर चलता है, तो 10 मीटर मतलब 20 का आधा, तो इतना यहीं पहुँचेगा। तो इसके जस्ट सामने सामने होगा ये, सॉरी, ये घर के एकदम सामने सामने होगा। तो पूछ रहा है ये किस दिशा में है, तो यहाँ ये जो हो जाएगा इसके किस दिशा में हो जाएगा, इस जगह के, तो ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो उत्तर इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कूट भाषा में INHALE को दिया गया है इससे, तो इसके बारे में पूछ रहा है, इसको क्या लिखेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसको इस तरीके से लिखना है, क्या दिया हुआ है, INHALE, ठीक है। बाकी दूसरा क्या है, CNYJLK। तो इसमें देखिए यहाँ इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो पहले क्या हो जाएगा, I में +2, दो अंक आगे बढ़ेंगे तो K आ जाएगा। N में फिर क्या करना है, -2 करना है, तो आपको क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से H में +2, फिर A में -2, और इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है, इस तरीके से मिलाना है, बीच वाला तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रिक लगाना है, +2 -2 +2 -2 +2 -2, इतना करना है तो आपको आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो B नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब करना थोड़ा सा वो टफ हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है, फिर 11, फिर 15, तो 4 का गैप है, तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए WVUT, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो S इस तरीके से T से U, U से V से W, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, S होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 19S जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वन आरेख चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी के बीच में संबंध बताए। तो महिला शोधकर्ता और अंतर्मुखी, इसके बीच में संबंध बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 86 का हो जाएगा C नंबर। इसमें देखिए क्या दिखाना है, क्या हो सकता है कि कुछ महिला शोधकर्ता होगी, कुछ महिला क्या है, अंतर्मुखी भी होगी, कुछ महिला दोनों होगी। तो इस तरीके ये वाला जो है वो सबको दिखा देगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, इसका आंसर पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, यहाँ पे देखिए तो 5 × 5 क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, सॉरी इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा, तो देखिए तो 5 × 5 करेंगे और -5 × 2 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सेम इस वाले में, ठीक है। इस वाले में सेम क्या करेंगे, तो 6 × 4 करेंगे, ठीक है, और माइनस कर देंगे 6 × 2, तो आपको क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 8 × अगर 3 करेंगे और -8 × 2 करेंगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये सही हो जाएगा। ट्रिक आप लोग देख लिए किस तरीके से क्या लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आकृति दिया गया है उसको खुले रूप बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 88 का, वो B नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग देखिएगा, इस तरीके से दिया हुआ है फोल्ड करके, इसको जब इधर ओपन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। और देखिए ये वाला है तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो इस तरीके से आपको दूसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें दिए गए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखा ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 89 का, वो A नंबर। 13 सीधी रेखा है न्यूनतम जिससे इसका निर्माण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उस आकृति की पहचान करना है जो पैटर्न को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मात्र दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे, इसमें और इसमें, लेकिन देखिए इसमें ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे ये नहीं है, इसमें ये दिया हुआ है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो C नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे ऐसे रहता तो ये आंसर होता, लेकिन इसमें देखिए ये वाला नहीं है, तो इसलिए C नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई में 25% बढ़ा दिया जाता है, मान ली आयत की लंबाई, तो ये मान ली लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। तो पहले लंबाई मान लीजिए कितना था,
100 था, अब 25% बढ़ा दिया तो मतलब कितना हो जाएगा 125। अगर मान लीजिए चौड़ाई पहले 100 था, अब इसको 20% बढ़ा दिया तो अब कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सॉरी इस तरीके से इसको नहीं लिखना है, इसको इस तरीके से बनाते हैं। चलिए, यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अब देखिए 25% है तो 25% को आप क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, सॉरी 1/4 लिख सकते हैं। तो पहले 4 था और 1 की वृद्धि हो रही है, यही वास्तविक संख्या होता है, और 1 की वृद्धि होती है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 25% वृद्धि के बाद 5 हो जाएगा। वही बात करें फिर क्या दिया हुआ है, तो चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है तो 20% बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। मतलब वास्तविक संख्या, मतलब पहले 5 था और एक की क्या हो रही है, घट रही है, 1 घट रही है। तो मतलब पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो देखिए पहले 4 लंबाई था, 5 चौड़ाई था, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 20 हो जाएगा। और इसमें पहले 5 ये था, ये 4 था, तो कितना हो जाएगा 20। तो देखिए क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चौथा नंबर हो जाएगा, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसको आप x मान के भी बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, और इसमें अपेक्षित रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती हुई, आप लोग का डिमांड था कि मैथ भी सॉल्व करिए, मैथ सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में आती हुई दूसरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार करती है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 150 मीटर ये और ये 100 मीटर, तो 250 मीटर हो जाएगा। स्पीड कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड, तो इससे हमको क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी चाल निकल जाएगा, और ये जो चाल होगा वो रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड होगा। ठीक है, तो ये देखिए 10 सेकेंड में हमको क्या करना है, किलोमीटर पर घंटा में निकालना है। तो ऊपर क्या हो जाता है 18 और बट्टे में 5 से इसको गुना कर दीजिए। इसको जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 5 से कटेंगे तो 25 25 50, ये 0, 18 पंचे कितना आ जाएगा 90। तो 90 जो हो गया वो स्पीड हो गया किसका, तो देखिए जब भी ट्रेन सेम दिशा में चल रही होती है तो उसका जो स्पीड है वो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे एक का रफ्तार दिया हुआ है 30 किलोमीटर और दोनों का जुड़ के दिया हुआ है 90 मीटर, तो दोनों में से तो इसको माइनस कर लीजिए तो दूसरे रेलगाड़ी का रफ्तार पता चल जाएगा। तो 90 में से 30 करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पानी और टंकी का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को रोक के। अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है, 20 लीटर एक नल ए एक पानी की टंकी को 10 घंटे में भर देता है। ठीक है, तो ए जो है वो 10 घंटे में भर देगा और बी जो है उसको 5 घंटे में क्या करता है, ये 10 घंटे में खाली कर देता है, सॉरी ये खाली करता है और ये भर देता है। ठीक है, कितने घंटे में, तो 5 घंटे में। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 10 आ जाएगा, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 10 है, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इसका एफिशिएंसी 1 हो जाएगा और इसका एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, भर रहा है, और ये क्या कर रहा है, खाली हो जाएगा। तो कितना भरेगा, टोटल 2 यूनिट भर रहा है, 1 यूनिट खाली, तो टोटल 1 घंटे एक बार में कितना भरेगा, 1 घंटा में 1 यूनिट भर सकता है, 1 लीटर भरेगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, तो ए और बी की टंकी 1 लीटर भरता है, तो 10 लीटर कितना देर में भरे, 1 घंटा में 1 लीटर भरेगा, तो 10 लीटर भरेगा कितना देर में, 10 घंटा में। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 2 लीटर टंकी भरता है अगर प्रति घंटे, तो कितना देर में भरेगा, तो 2 से भाग दे देंगे, सॉरी 2 से गुना कर देंगे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 किले में 150 सिपाही दिया हुआ है। इसमें दोस्तों आप लोग M1 D1 = M2 D2 वाला फार्मूला लगा देंगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है। M1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, वो दिया हुआ है 150 गुने 45 माइनस 10। ठीक है, इसके बराबर कर देंगे 150 माइनस 25 गुने x, तो ये इससे आपको x निकल जाएगा 42 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चावल के मूल्य में 20% कमी होने से व्यक्ति 77 रुपया में 3.5 kg अधिक चावल खरीदता है,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, चावल की मूल कीमत पूछ रहा है, तो चावल की मूल कीमत कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों 77 बट्टे में 3.5, कितना खरीद रहा है 3.5 अधिक खरीदता है तो 3.5 और गुने 20, और कितना कमी हो रहा था, तो 100 में 20 की कमी हो रहा था। तो इसको आप जब निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 5.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो पूछ रहा है, तो दर पूछ रहा है। ठीक है, इसमें मूलधन मान लेंगे तो मूलधन जो हो जाएगा, इसमें मूलधन कितना हो जाएगा, तो दोस्तों मूलधन मान लेंगे 100, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो मिश्रधन क्या हो जा रहा है, मिश्रधन हो जा रहा है दुगुनी, तो मिश्रधन हो जाएगा 200। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 100 में 200 में से 100 घटाएंगे तो हो जाएगा 100। तो इस तरीके से हम दर निकाल देंगे। दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो दर हो जाएगा, तो एसआई का फॉर्मूला हमको क्या पता है, पी इंटू आर गुने टी बाई 100 होता है। हमको क्या एसआई दिया हुआ है 100, पी भी दिया हुआ है 100, मूलधन मतलब पी, रेट हमको निकालना है, टाइम हमको दिया ही हुआ है 15 वर्ष। तो इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 6.2/3%। ठीक है, यहाँ पे बस पुट कर देना है तो आपको रेट आ जाएगा। ठीक है, निकाल देते हैं, आप लोग देख लीजिए क्या आ जाएगा। तो हमको क्या दिया, एसआई दिया हुआ है 100, पी कितना दिया हुआ है 100, आर हमको निकालना है, टी कितना है 15, और ये यहाँ क्या होगा 100 से 100 कट गया, तो आर कितना हो जाएगा 100 बट्टे में 15। इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 3 और 5 से 20, तो 20/3 आ जाएगा कि नहीं। 20/3 को क्या लिख सकते हैं, 6.2/3%। ठीक है, हो गया आंसर। अब देखिए अगला दिया हुआ है, सीता और गीता की आयु में 3:5 का अनुपात है। ठीक है, इसको आप लोग रोक के देख लीजिएगा। सीता और गीता की आयु में 3:5 का अनुपात है। 2 वर्ष पश्चात, मान लीजिए सीता का 3x है तो गीता का कितना हो जाएगा 5x। तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो इसका वर्तमान 3x हो जाएगा, इसका वर्तमान 5x। किसका, तो ये सीता का है और ये गीता का है, इसका वर्तमान 3x, ये 5x। अब पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष में तो 2 ऐड कर दीजिए दोनों में, तो 2 वर्ष बाद हो जाएगा। तो दोनों का योग पूछ रहा है कितना हो जाएगा 52 वर्ष, तो दोनों का योग 2 वर्ष बाद, इसका जो योग है टोटल वो कितना 52 दिया हुआ है, तो योग क्या हो जाएगा 8x + 4 = 52। तो 8x = कितना हो जाएगा, 8x = 48 हो जाएगा। तो यहाँ से x क्या जाएगा 6 निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा 3x इसका निकल जाएगा। तो 2 साल पहले पूछ रहा है इसका अनुपात कितना होगा, तो इसको x का वैल्यू पुट कीजिए, और 2 वर्ष पहले तो 2 घटा दीजिए दोनों में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 वर्ष x हमको क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो सीता का क्या हो जाएगा 6 या 18 वर्तमान में। ठीक है, और गीता का वर्तमान में कितना हो जाएगा 5 6 के 30, और दोनों में 2 वर्ष पहले पूछ रहा है, 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, तो 2 घटा दीजिए, तो 16 बट्टे में कितना हो जाएगा 28। इसको जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौका 16, 7 चौका 28, 4:7 हो जाएगा कि नहीं आंसर, तो 4:7 ए नंबर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्या का औसत 135 है, इसमें से बड़ी संख्या 108 दिया गया है, तो अन्य दो संख्या का अंतर 25 दिया हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे छोटी संख्या क्या है x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 25x। तो इस तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी निकालते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 संख्या का औसत दिया हुआ है 135। तो 3 संख्या का औसत मतलब x + y + z, 3 संख्या का औसत यही ना होगा, 3 = 135, यही हो जाएगा औसत। अब हमको क्या, बड़ी संख्या मतलब मान लीजिए x जो बड़ी संख्या है, तो ये दिया हुआ है 180। ठीक है, तो 180 + y + z हमको क्या आ जाएगा, 135 को 3 से गुना करेंगे तो 5 15 3 39 1 40, 405। तो y + z जो हो जाएगा 405 में से 180 को घटा लेंगे तो इतना आ जाएगा। सेम इसी तरीके से क्या दिया, अंतर दिया गया है, तो y - z जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो 25 दिया करेगा, तो हमको 2 आ जाएगा, 2 इक्वेशन आ जाएगा। एक क्या आ जाएगा y + z, जो ये इतना घटाएंगे तो वो आ जाएगा, और एक y - z आ जाएगा कितना, देखिए कितना, दोनों का अंतर 25,
ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कट 25, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से y और z की वैल्यू आ जाएगा। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कितना आएगा आंसर, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आएगा 100, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 9x बराबर 9/x दिया हुआ है। तो 9x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको इसको गुना करेंगे, बटा में कुछ नहीं है, कोना कोनी गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर इजकल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9/9 कितना हो जाएगा 1, तो x क्या हो जाएगा +-1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पुट करना है, तो हमको +1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, x 1 को पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और -8, तो क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। तो -1 आ गया, बी नंबर आंसर। वहीं पे +1 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन +1 पुट करने से आपका आंसर नहीं आएगा। -1 पुट करने से आपका आंसर नहीं मेल खाएगा, ठीक है। -1 पुट करेंगे तो भी वही आएगा आंसर, सॉरी -1 पुट कीजिए और +1 पुट कीजिए, आंसर एक ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज के माध्यिकाओं का संगामी बिंदु क्या कहलाता है। तो त्रिभुज के माध्यिका का जो संगामी बिंदु होता है वो कहलाता है गुरुत्व केंद्र। क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र जो होता है माध्यिकाओं का संगामी बिंदु होता है। तो इस तरीके से आज का वीडियो खत्म हुआ। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैथ को सोल्यूशन कराने में टाइम लग जाता है। चलिए कोई ना, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।